हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक और आ गए हैं आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर कक्षा 10 के बच्चों के लिए। कक्षा 10 के बच्चों की डिमांड थी कि मैथ की क्लास सर लाइए, मैथ की क्लास लाइए। तो आज से मैथ की सीरीज़ शुरू हो रही है। उससे करने से पहले सबसे पहले मैथ कक्षा 10 के जितने इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और जिन बच्चों ने टॉपर्स कर चुके हैं, जो मतलब टॉप हैं, जो अपने स्कूल में लगता है कि वो सबसे अच्छे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जो 20 दिन बचे हैं, इन 20 दिनों में इधर उधर आप भटकना बंद कर दीजिए। सारी क्लास आपको यहीं मिल जाएगी और जितना बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। सुबह आप लर्न करने का प्रोसेस रखिए, इवनिंग में आप 4 से 5 बजे के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए 7-8 बजे तक। उसके बाद नाइट में आप रिटर्न, मैथ के लिए नाइट का समय सबसे अच्छा होता है। चाय पी करके आराम से रात में सवाल लगाइए, खूब पढ़िए। उसके बाद याद करिए सुबह टाइम। और स्कूल अगर जा रहे हो, अगर आपको लगता है मेरे स्कूल में पढ़ाई हो रही है, हम अच्छा पढ़ते हैं स्कूल में, तो आराम से पढ़ाई करिए। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब में अच्छे से अच्छे अध्यापक मेहनत करके पढ़ा रहे हैं बराबर। तो आप देखिए, आज फार्मूला हम पूरा चैप्टर वाइज ख़त्म करेंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें इसकी इम्पॉर्टेंट होती हैं इसकी परिभाषाएं। संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसमें परिभाषा कौन कौन सी हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, फिर हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे सह अभाज्य। जो अनावश्यक शोर शराबा हो रहा है बच्चों, उसको इग्नोर कर दीजिए। सह अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। इनकी परिभाषा आपको मुंह जबानी हो जानी चाहिए। प्राकृतिक संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्याएं। इतनी परिभाषाएं इसमें आपको पढ़नी है। तो सबको एक एक करके आप परिभाषाएं देख लीजिए। परिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं? तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाए, वो होती हैं परिमेय संख्या। जहां Q 0 के बराबर ना हो। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जाए, जैसे कि √3, √2, ये सब अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद भाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं। किसी अन्य 2-1 से अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लिख दिया 18, ये तुम्हारा 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है ना। ऐसे तो ये हो गई भाज्य संख्या। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। 17 ऐसे करके। सम संख्या, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं, वो सम संख्या होती हैं। विषम संख्या क्या होती हैं? जो किसी से ना कटें, या ऐसे कह दो, या 2 से ना कटें। किसी से ना कटे नहीं कहेंगे विषम संख्या, विषम संख्या कहेंगे जो 2 से ना कटे, वो होती हैं आपकी विषम संख्याएं। विषम संख्या तो ये भी है, जो 2 से ना कटे वो है विषम संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो। कितना हो? मासा का मतलब HCF 1 हो। तो CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये फॉर्मूला है। आप यहाँ CBSE में पढ़ो, राजस्थान बोर्ड से पढ़ो, बिहार बोर्ड से पढ़ो, फार्मूला कहीं चेंज नहीं होगा। आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ जाके पढ़ो, फार्मूला यही होगा, डेफिनीशन यही होगी,
सवाल करने का तरीका भी यही होगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक की बात हो रही तो प्राकृतिक की बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती करते हैं। गिनती हम जीरो से नहीं करते, गिनती करते हम 1 2 3, और इसमें अगर हम जीरो को सम्मिलित कर दें तो हो गई पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं? जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ये हो गई आपकी संख्याएं। इसमें इंपॉर्टेंट सूत्र क्या पढ़ना है? एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। एचसीएफ, इससे रिलेटेड आपको एक सूत्र पढ़ना है कि पहली संख्या, ये कॉपी पेन उठा लीजिए आप, है ना, सीरियस हो जाइए थोड़ा, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। कॉपी पेन उठाइए, जो चैप्टर का नाम लिखा है उसमें जो इंपॉर्टेंट हम सूत्र और परिभाषाएं लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उसको वीडियो पुश करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासापा इंटू लासापा। ये आपका पहले चैप्टर का पहला सूत्र है और यही एक सूत्र है इसमें, और बाकी सब परिभाषाएं तो आपको परिभाषाएं तैयार करनी है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको दूसरा चैप्टर देखना है। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? बहुपद। बहुपद में क्या क्या? बहुपद में जैसे तुम्हारा रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, है ना, ये घात के अनुसार बहुपद का विभाजन और पदों के आधार पर बहुपद का विभाजन, शून्यकों के जोड़ने और गुणनफल का सूत्र, और बहुपद का निर्माण वाला सूत्र, है ना। बस यही, इसी से इंपॉर्टेंट सूत्र से यही सवाल पूछता, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो पहला चैप्टर हो गया आपका वास्तविक संख्या, दूसरा होगा आपका बहुपद। बहुपद थोड़ा जल्दी और एक्टिव रहिए, नोट करते जाइए हमारे साथ। इसमें ये हो गए तुम्हारे ax प्लस सी हो गया रैखिक बहुपद और दो पदी बहुपद, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये हो गया आपका द्विघाती बहुपद। इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, मतलब इस x का गुणांक और बटे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। हमने मान लिया इसके शून्य के एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, मतलब ये अचर पद और ए का गुणांक। ये तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है इसका। इसके बाद इन अगर तुमको दो मूल दे देगा, कह देगा तुम बहुपद का निर्माण करो, तो बहुपद का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे? बहुपद का अगर हमको निर्माण करना है तो हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया, ये आपका बहुपद का निर्माण हो गया। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस होता है। ये हो गया दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सूत्र। बस यही सूत्र हैं, और इसमें पूछेगा ये कै पदी बहुपद, तो जितने प्लस माइनस के चिन्ह लगते चले जाएं वो बहुपद उतने होते चले जाएंगे। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, है ना, ऐसे। और जितने घात बढ़ते चले जाएं, एक घाती, दो घाती, त्रिघाती, ऐसे करके ये हो गया बहुपद। अब इसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका, हम यहाँ पे केवल फार्मूला की बात करने आए हैं। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे आने वाली क्लासों में हम मैराथन लेके आएंगे, जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर सीधे होते चले जाएंगे। समझ में आई बात? तो देखिए, तीसरा चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे अब दो चर रैखिक समीकरण, तो इसमें आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि जरूर आनी चाहिए, और जिसको कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो हमारी जा करके सब्सक्राइब कर ले और जो आने वाली क्लासें हैं उसमें जुड़ जाए। यहाँ पर हम केवल फार्मूला की बात करेंगे, तो प्रतिस्थापन। अच्छा, अब इसके आगे आपको क्या पढ़ना है? जो रेखाएं होती हैं, मान लो एक बिंदु पर वो एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी, ये हो गई आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है कि जो a1 बराबर a2 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होता है,
समझ में आई बात? इनके जो हल होते हैं वो हल संगत होते हैं। कैसे? संगत हल, संगत हल और एक हल, अद्वितीय जिसको कहते हैं। अच्छा, ये रेखाएं अगर ऐसी हों, एक के ऊपर एक, तो ये कई बिंदुओं पर एक दूसरे को छुएंगे, तो इसमें क्या होता है? इसको कहते हैं समपाती। कैसी रेखाएं? समपाती, एक के ऊपर एक पत गिर गई, समपाती। इसमें होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें भी हल जो होंगे वो संगत रेखाएं होंगे, या तो एक बिंदु में छुए या दो में छुएगी नहीं, एक में छुएगी या अनंत में छुएगी, तो हो गई संगत, और इसके हल निकलेंगे अनेक। इसके बाद रेखाएं एक प्रकार की होती हैं जिनको कहते हैं समांतर रेखाएं। ये कहीं नहीं छूती हैं एक दूसरे को, तो इसमें होता है केवल A1/A2 बराबर B1/B2, जहाँ C1/C2 नॉट इक्वल टू। इनको इसके हल होते हैं असंगत, असंगत, और हल होते हैं इसके काल्पनिक, या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समीकरण तुमको दो प्रकार के दिए जाएंगे। कैसे? AX + BY + C बराबर 0, (2AX + 3BY + C2 बराबर 0। मान लो ये तुम्हारे दो। अब इनमें तुमको ये दोनों विधियाँ, अगर ये आपको कंप्लीट करनी है, इनके कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं केवल सूत्र बता रहा हूँ। इसके बाद आपको चौथा चैप्टर ये हो गया। तीसरे चैप्टर में बस इतना ही है, बाकी ये आपको हल करना आना चाहिए। कैसे हल करते हैं आपको हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताएंगे। तीसरा चैप्टर है आपका द्विघातीय समीकरण। तीसरा चैप्टर आपका दो घातीय समीकरण। दो घातीय समीकरण में क्या करना है? चौथा चैप्टर दो घात समीकरण, दो घातीय समीकरण। AX², समीकरण कुछ नहीं होता है, बहुपद के आगे बराबर में 0 कर दो, समीकरण बन गया। प्लस BX + C बराबर 0। इसमें तुमको धराचार्य जी का एक सूत्र, धराचार्य जी का सूत्र होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ये हो गया आपका एक सूत्र धराचार्य जी का। इसके बाद इसमें शून्यक वही, अगर तुमको गुणनखंड वाली विधि आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धराचार्य जी का सूत्र लगा करके आप इसका एक सूत्र ये हो गया। अच्छा, इसमें जो ये d, ये जो इतना लिखा है, इसको कहते हैं d बराबर √b² - 4ac। ये हो गया। अगर ये 0 से छोटा है तो ये काल्पनिक मान देगा। कैसे? कोई हल नहीं देगा, काल्पनिक मान, कोई हल नहीं निकलेंगे इसके। अगर d बराबर 0 आ गया, मतलब ये आ गया √b², इसको विविक्त कर कहते हैं, -4ac, अगर 0 के बराबर आ गया तो दो समान हल निकलेंगे। अगर तुम्हारा आ गया d बराबर बड़ा आ गया 0 से, तो तुम्हारे दो वास्तविक अलग अलग मान निकलेंगे। ये तुम्हारे चैप्टर 4 के सूत्र हो गया है ना। इसके बाद हम चैप्टर 5 की चर्चा करेंगे, जो है आपकी समांतर श्रेणी। इसमें अच्छा, ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनसे रिलेटेड बस जो है अभ्यास प्रश्नावली में सवाल वही पढ़ लेना है, उसके बाद आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद चैप्टर है आपका 5वां है वो समांतर श्रेणी। समांतर, अच्छा, इसके जो सवाल हैं वो फिक्स हैं, इसी से उठा करके इसी में रख देता है, इसमें कोई अलग से सवाल नहीं आते। समांतर श्रेणी, इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले तो आपको समांतर श्रेणी पता होनी चाहिए। a + d, a + 2d, a + 3d। जहाँ पर देखो मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ, ये है तुम्हारा a और ये है तुम्हारा a2, ये a1, a2, a3, a4। ये देख रहे हो, जो कह रहा है उससे एक कम, यही होता भी है। अच्छा,
इसके बाद क्या करना है, इसको तुमको nवां पद अगर ज्ञात करना है, a प्लस n माइनस 1 d, अगर ये ज्ञात करना है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, nवां पद, इसी को l पद भी कहते हैं, l पद। ये हो गया आपका। इसके बाद इसमें एक सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, इसी को ऐसे लिख सकते हो Sn बराबर n/2 a प्लस l। हो गया बच्चों, यही इसमें इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इसके अलावा इसमें कोई सूत्र नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में क्लास में आपको बताया जाएगा, बहुत जल्दी ही इसकी क्लास आने वाली है। वो ऐसे आएगी कि आधे चैप्टर एक दिन, आधे चैप्टर एक दिन, 2 दिन में आपकी मैथ की पूरी कॉन्सेप्ट की क्लास ख़त्म। अब इससे ज़्यादा आपको क्या हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ दे नहीं सकते। और आप हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब के अलावा आप हमें कुछ नहीं दे सकते, ना हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। अब आपका आ गया 6वां चैप्टर। 6वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी के बाद आपका चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज की जो प्रमेय है, उसको प्रमेय को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, उसमें तो आपको समरूपता का जो नियम है वो आपको पढ़ना है, जिसके 3 कसौटी हैं, यस ए यस, इसमें कोई सूत्र वैसा नहीं है, यस ए यस, और होता है ए यस ए, या ए यस यस, और ए ए, तीनों संगत कोण बराबर हो, या 2 साइड और 1 एंगल, या 2 साइड या 1 एंगल, ए यस यस हो गया। ये आपकी हो गई समरूपता, इसमें बस इतना ही है। और एक प्रमेय है, वो हम सब कॉन्सेप्ट वाले में बताएंगे, और इसकी प्रमेय 6 नंबर में या 4 नंबर में लॉन्ग में आती है। इसके बाद है आपका 7वां चैप्टर। जो 7वां चैप्टर है आपका वो है निर्देशांक ज्यामिति का, और ये कार्तीय तल वाले हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आपको कार्तीय तल पता होना चाहिए क्या होता है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं, ये x ये y, ये धन सिरा होते हैं दोनों के, और ये माइनस सिरा, ये y डैश ये x डैश। इसके बाद ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें प्लस प्लस दोनों x भुज और कोटि, और इसमें होता है माइनस और प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस और माइनस। ये चतुर्थांश है IV, और ये है थर्ड, ये है सेकेंड, और ये है फर्स्ट। इतनी चीज़ तुमको पता हो गई। इसके बाद तुमको इसमें इसके बीच की दूरी निकालने का सूत्र, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया एक सूत्र। इसके बाद तुमको मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 + x2/2 माइनस कामा y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। मध्य बिंदु का मतलब समझते हो, और इसमें बड़े सूत्र आते हैं सवाल। ये है मध्य बिंदु तुम्हारा, मान लो x, ऐसे निकाला जाता है, x, y बराबर, ऐसे लिखो मध्य बिंदु का सूत्र। इसके बाद विभाजिता का सूत्र, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो उसके बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर होगा m2। मान लो m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रही कोई रेखा, कोई बिंदु, तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे m2 x1 + m1 x2, उल्टा कर देना, जहाँ 2 वहाँ 1 बटे m1 + m2। ये हो गया तुम्हारे x के, और इसी के आगे y देख लो, m2 y1 + m1 y2 बटे m1 + m2, ये हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें कोई सूत्र नहीं है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर आपका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति के बाद है त्रिकोणमिति, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सबको डर भी लगता है, बड़ा सरल है, हम इसको कठिन नहीं कहते हैं, ये बहुत सरल है। इसमें अगर तुमको सूत्र और ट्रिक कुछ पता है, सबसे पहले इसकी पाइथागोरस प्रमेय देखो। इधर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। इसमें आपको ये पता होगा कि साइन बटे कॉस
बराबर tan होता है, ये पता है। 1/sin बराबर होता है cos, है ना। ऐसे करके आपको तमाम चीज़ें पता है कि 1/cos बराबर, ये लिख लेना, लिखते जाओ, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, इसको आराम से लिखते जाओ, मैं जितना बताया जा रहा हूँ। 1/cos बराबर होता है साइन, ठीक। ठीक है। इसके बाद आपको ये सर्व समीकरण जो इसकी इम्पॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस, अब इसको देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से तमाम सरसमिका बनाई गई। हमें साइन स्क्वायर चाहिए तो हम इसको भेज देंगे, फिर साइन चाहिए तो हम अंडर रूट लगा देंगे, है ना। इसी से तमाम सरसमिका बनी है। ये 3 तुमको पता होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड तुम्हारे सूत्र भी देता है। अच्छा है तुमको ये, इसको बहुत पढ़ा होगा, इसको देख लो। ये होता है लंब, लंब का मतलब साइन, और ये होता है कर्ण, ये कर्ण और ये आधार, ये आधार और ये लंब। ये हो गया तुम्हारा साइन, ये हो गया कॉस आधार बटे कर्ण, और ये हो गया तुम्हारा tan लंब बटे आधार। इतने सूत्र लिख लो। इसके बाद आज हम आप पढ़ेंगे इसमें नमा। नमा क्या है तुम्हारा? नवा चैप्टर है अनुप्रयोग किसके? त्रिकोणमिति के। इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें कोई सूत्र नहीं है, इसमें इसी के सूत्र हैं त्रिकोणमिति के। अनुप्रयोग हो गया, इसमें कोई सूत्र नहीं है। इसके बाद है 10वां नंबर। 10वां नंबर आपका जो चैप्टर है वो है वृत्त का। अब वृत्त की स्पर्शी के बारे में इसमें जो प्रमेय है, 2 प्रमेय है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है और किसी एक बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शी रेखाएं, देख लो मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और समझो, किसी वृत्त के चारों तरफ अनंत स्पर्शी खींची जा सकती हैं, ठीक। और अगर इसके अंदर है कोई बिंदु तो उससे के कोई भी स्पर्शी नहीं खींची जा सकती, ठीक। और एक बिंदु से बाह्यतम बिंदु से केवल एक स्पर्शी खींची जा सकती है, ठीक। और किसी के समांतर केवल 2 स्पर्शी खींची जा सकती हैं। ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब तुमको स्पर्शी में क्या देखना है? 2 प्रमेय है इसकी। या 10वां नंबर वृत्त में पहली प्रमेय, और ये 4 नंबर में पूछेगा जो त्रिज्या है वृत्त की, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या लंब स्पर्श पर होती है, स्पर्श रेखा, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा होती है। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रमेय नंबर 2 है आपकी कि बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु, ये देखो ये है बाह्य बिंदु। इससे जो स्पर्शी खींची गई, स्पर्शी देख रहे हो, ये समान बराबर लंबाई की होती हैं। यही तुम्हारी प्रमेय है। खींची गई स्पर्शी समान लंबाई की होती हैं। ये हो गया वृत्त। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है। वृत्त का क्षेत्रफल, ये 11वां अध्याय। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे? ये देखो, पहले वृत्त देख लो क्या 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 होता है। ये है आपका वृत्त, ये कोई बिंदु में बना रहा है एंगल, यहाँ ये इसका केंद्र, इससे मान लो ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण, तो ये हो गया कोण। इसके जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको कहते हैं दीर्घवृत्त। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त। अच्छा, जो ये छोटा वाला हिस्सा है इसको कहते हैं 2 त्रिज्याओं से, ये 2 त्रिज्याएं हैं,
इससे जो ये घिरा भाग है, त्रिज्या से घिरा भाग कहलाता है तुम्हारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। इसके बाद देखो, हमने ऐसे एक ये जीवा खींच दी, तो ये जो बड़ा वाला तुमको दिख रहा है ये दीर्घ वृत्तखंड, अभी ये दीर्घ वृत्त है ना, ये दीर्घ त्रिज्यखंड इसको कहो, त्रिज्यखंड। और जो ये है, ये देख रहे हो, ये लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। पहले इसको समझोगे तब सूत्र समझ में आएगा, लघु वृत्तखंड। इसके बाद ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। तो त्रिज्यखंड किससे किससे मिलके बना है? त्रिज्यखंड एक त्रिभुज और उस लघु वृत्तखंड से मिलके बना। अब इसके सूत्र देखो, सूत्र के कौन कौन से हैं इसके? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल तुमको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों सूत्र देख लो। वृत्त की परिधि बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होता है 2 पाई आर। ये सूत्र लिखते जाओ बच्चों अपनी कॉपी में या किसी पन्ने में, नोट्स ऐसे बना लो। जब एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारे पास ये क्लास नहीं, ये लिखा हुआ नोट्स काम देगा, जिसको तुम देख करके 5 मिनट में रिवीजन कर सकते हो, है ना। परिधि के बाद क्या करना है? इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 एंगल या 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो कहेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये लिखते जाओ सूत्र, मैं साफ करता जा रहा हूं क्योंकि इसके बाद इसी का और सूत्र देख लो बस। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल और देख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू आधार, इसमें आधार और ऊंचाई एक लंबाई की होगी क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, आधार इंटू ऊंचाई। या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3 बटे, ये सब हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटू भुजा स्क्वायर। अब बहुत क्लास इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट सूत्र केवल आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर था? 11 नंबर। अब 12 नंबर आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये है आपका नंबर 12। तो हम कुछ इसमें साफ करेंगे फिर आपको बताते हैं। बारह नंबर हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू और आयतन। सूत्र यहाँ देख लो और इसके कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से सरलता से बता देंगे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया 12 नंबर। तो इसके सूत्र कहाँ से शुरू करेंगे? सूत्र शुरू करेंगे सीधे हम घन से और घनाभ से। तो घन का वक्र पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन, और फिर इसके बाद घन का आयतन। तो घन देखा होगा, घन, ये जैसे आपकी ये पुस्तक बुक है, ये है आपका घन। तो घन देखो, ये घनाभ की आकार की है, लेकिन आप समझ लो जिसमें ऊंचाई हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, ये होता है घन। तो घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 4a स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे के जो तल होते हैं वो हम वक्र पृष्ठ में नहीं लेते। वक्र पृष्ठ हो गया आपका ये, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है जब उसको भी जोड़ दो तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर।
इसके बाद इसका आयतन, आयतन सबको पता है, भुजा या एक क्यूब, ये हो गए 3 आपके सूत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब घनाभ का, नंबर 1, नंबर 2 घनाभ। घनाभ में क्या क्या, घनाभ में ये होता है घनाभ, देखो लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2L + B × H। ये 2 संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB BH + HL, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। आयतन घनाभ का आयतन होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, ये हो गया आपका आयतन। इसके बाद आपको अब हमको करना है तीसरा नंबर बेलन। क्या करना है, बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πRh, 2πRh, 2πRh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πRh + R, ऐसे होता है। अब इसका आयतन, आयतन के बाद शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु, शंकु आयतन, आयतन आपका हो गया πr²h, ये हो गया आयतन। अब इधर 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 लिखे दे रहे हैं। शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। वक्र पृष्ठ शंकु का क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 2πr, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता, πrl होता है। अच्छा ये l क्या होता है, l को देख लो, l तुम्हारी होती है h² + r², मतलब जो उसकी आधार की त्रिज्या है और ऊंचाई है, ये हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है πrl + r। आयतन क्या होता है 1/3 πr, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसके बाद हम करेंगे गोला और अर्धगोला। गोला ही अर्धगोला तो है, गोला और अर्धगोला। गोला और अर्धगोला, तो गोले का कोई वक्र पृष्ठ तो होता नहीं, खुद है वो संपूर्ण होता है। तो उस गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। अच्छा इसका आयतन 4/3 πr², πr³। अब अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ
अर्धगोला कैसा होता है, ये है अर्धगोला, तो ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ और ये भी इसमें जोड़ दो संपूर्ण पृष्ठ, ये हो जाएगा 3। वक्र पृष्ठ होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर और ये होगा 3 पाई r स्क्वायर। और जो अर्धगोला का आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गए आपके इसके सूत्र, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान में लेके चलना। एक मिनट रुकना, हम शंकु का जरा ये देखें कि पाई r l प्लस तुम्हारा बचता है पाई r स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, तो पाई r और पाई r कॉमन होगा, यहाँ पर पाई r होगा। अब आ जाओ सांख्यिकी। सांख्यिकी में तुम्हारे सूत्र हैं, अगर वो सूत्र समझ में आ गए, अच्छा हाँ यहाँ मैं सूत्र आपको करा दे रहा हूँ। इसके बाद जब इसकी कॉन्सेप्ट की क्लास लेंगे तब हम सूत्र का मतलब आपको समझा देंगे कि यहाँ सूत्र फिट कैसे करना है, किसको क्या मानना है, कैसे करना है। तो सांख्यिकी में सबसे पहले अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं, ये सूत्र नोट कर लो बच्चों, अपनी कॉपी पेन उठा करके एक जगह नोट कर लो। आज मन सबका करता होगा कि हम नोट कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम लिख लेंगे तो बड़ा हमको आराम मिलेगी, लेकिन आज मैं एक साइड हो जाता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। आज आप भी लिख लीजिए, हमने भी लिख दिया। आज के बाद आपको बस पढ़ना है, क्योंकि 15 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के। वीडियो रोक करके आराम से इत्मीनान से चीज़ों को लिख लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ गलत हो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सबको शेयर करिए। 12 नंबर क्या अध्याय था, 12 नंबर हमने नेट दिया क्षेत्रफल वाला, और 13 नंबर है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है देखो, सूत्र अगर माध्य निकालना हो और वर्गीकृत आंकड़े हो तो तुमने पता है संख्याओं का योग, संख्या का योग बटे संख्याओं का योग बटे कितनी अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ये होता है आपका माध्य। अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अगर वर्गीकृत आ गए, अब देखो वर्गीकृत, अगर वर्गीकृत आ गए, आंकड़े आ गए वर्गीकृत, तो माध्य निकालने की आ गई 3 विधियां। प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल, या इसकी कैलकुलेशन बड़ी होती है लेकिन बड़ी सरल विधि, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये बारंबारता, और एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं बउआ, तुम्हारी निम्न सीमा L और उच्च सीमा B को जोड़ करके आधा कर देते हैं तो एक्स आई निकल आती है। इसके बाद इसकी आती है पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य में कुछ नहीं करना है, सीधे एक कल्पित माध्य मान लेना है, एक्स आई निकालना है, उसे एक्स आई में कोई एक को ए मान लेना है, फिर उसको करते कैसे हैं देखो, ये है प्रत्यक्ष। अब कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, एक्स बार बराबर ए मान लिया हमने कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई या सिग्मा डी आई बटे सिग्मा एफ आई, इसको एन भी लिख सकते हो, ये बारंबारताओं का योग होता है। इसके बाद तुम्हारी आएगी पग विचलन। ये आपको प्रयोग बहुत कम करनी है, नहीं दोनों में से आपका काम हो जाएगा। पग विचलन, इसमें x बार बराबर होगा, पग विचलन में x बार बराबर होगा, हम इसलिए इन चीज़ों को क्लियर लिख रहे हैं कि आपको बाद में दिक्कत ना हो।
एक्स बार बराबर ए, हाँ ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच सिग्मा एफ आई। अच्छा, ये एच कहाँ से आता है? ये अंतर करने से आता है। निम्न सीमा और उच्च सीमा को घटा दो और, है ना, तो ये तुम्हारा एच आ जाता है, 2 से भाग दे दो, वर्ग सीमा। इसके बाद अब हम माध्यक की चर्चा करें। माध्यक, माध्यक देखो जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, 14 नहीं, इसी का देखो माध्यक जब अवर्गीकृत, अवर्गीकृत में कैसे निकालेंगे? जब समपद हो, समपद मतलब जो संख्याएं वो सम हो, तो n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद, ऐसे करके निकाल लेते हैं माध्यक। इसके बाद अगर विषम हो तो n + 1/2वां पद, ये हो गया माध्यक। यहाँ सूत्र की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की। अगर वर्गीकृत आंकड़े आ गए तो वर्गीकृत के लिए माध्यक या मीन या मीडिएशन निकालते हैं। मीन बराबर एल, एल होती है तुम्हारी निम्न सीमा, प्लस n/2 बारंबारताओं की योग का आधा, प्लस सी या माइनस सी, ये हो गई संचयी बारंबारता, बटे एफ जो तुम्हारी बारंबारता है, इसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, और इंटू एच। इसके बाद तुम्हारा बहुलक का जो सूत्र होता है, अच्छा बहुलक अगर वर्गीकृत हो तो जिसकी मात्रा अधिक या जिसकी बारंबारता अधिक वही बहुलक, बारंबारता ज़्यादा वही बहुलक। अच्छा, एक चीज़ अब समझो, इधर मैं साफ कहिए देता हूँ। अगर वर्गीकृत आंकड़े तो बहुलक निकालने के लिए L + F1 F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपका सूत्र होता है। जहाँ चाहे देख लो, F बहुलक की वर्ग बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसको हम मानेंगे F, उसके बाद जो F1 है उसके ठीक पहले वाली और F2 है उसके ठीक बाद वाली। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ, 3 माध्यक बराबर, इससे तुमको 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल बनाएगा। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये संबंध है माध्य माध्यक और बहुलक में, और ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे एक सवाल पक्का आएगा 2 नंबर में। अब इसके बाद सबसे लास्ट आपका टॉपिक है 14 नंबर, प्रायिकता। इसमें एक का सवाल है, अरे सवाल कह रहे हैं, एक का सूत्र है, उसी से सारे सवाल लगने हैं। प्रायिकता का हम सूत्र तुमको यहाँ बता दे रहे हैं। प्रायिकता की हमारे साथ लिखते जाइए, नहीं कि बाद में लिख रहे हो। प्रायिकता देखो, PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर अनुकूल NE अनुकूल घटनाएं बटे NS टोटल घटनाएं, ये हो गई। यही सूत्र से पूरे तुम्हारे होने। इसके बाद गड्डी और सिक्के के बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि कितनी गड्डी के सेट होते हैं, कितने कितने होते हैं, कितने पत्ते होते हैं। इसके बाद तुम इसमें कुछ शर्तें देखो कि प्रायिकता कभी 0 से 0 नहीं होगी प्रायिकता, है ना। अच्छा, 0 हो सकती है, 0 से छोटी मतलब ऋणात्मक साइड को नहीं जाएगी। तो प्रायिकता तुम्हारी हो गई ये, कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। समझे? ये आपका हो गया लास्ट चैप्टर का लास्ट सूत्र। कभी भी प्रायिकता 0 से
ये देखो उल्टा लिख दिया हमने। प्रायिकता आपकी 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी और या बराबर होगी, और 1 से बड़ी और बराबर होगी। ये बस, तो आपके ये हो गया सूत्र सारे। इन सूत्रों को एक बार देख लीजिएगा और इनकी जो कॉन्सेप्ट की क्लास होगी तो हम 2 या 3 दिन में पूरे आपके कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट सवाल सहित सब ख़त्म कर देंगे। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, इतने में ख़त्म करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को जो यूपी बोर्ड से हों या किसी भी अन्य बोर्ड से हों उनको भी इसको शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।